सो कंटिन्यूइंग आवर पॉडकास्ट सीरीज, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ राइजन द इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर कपिल जैन से, जो बीकानेर में काफ़ी नोन पर्सनैलिटी है। ही हैज़ डन हिज MBBS फ्रॉम SB मेडिकल कॉलेज। उसके बाद उनका टीचिंग के अंदर एक बहुत ही बड़ा रोल है। उन्होंने 1500 से ज़्यादा बच्चों को IIT एंड MBBS के अंदर उन्होंने सिलेक्शन करवाए हैं। एंड दैट्स व्हाट मेक्स इट सो इम्पॉर्टेंट कि हम उनका ओपिनियन एंड हम उनके पर्सपेक्टिव जाने अबाउट दिस स्कूल। सो हाउ आर यू डूइंग सर? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू नितिन फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। हेलो, आई एम डॉक्टर कपिल जैन। तो जैसा नितिन ने बताया, मैं सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर से अपना MBBS कर चुका हूँ और उसके बाद मुझे एज अ डॉक्टर उतना किक फील नहीं हुआ और बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत ही कम एज से अच्छा लगता था। चीज़ों को डिलीवर करना, कॉन्सेप्ट्स को बच्चों को एक्सप्लेन करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो मैंने टीचिंग करियर को चुना और करीब 1500 से ज़्यादा बच्चों को मैं नीट और IIT में सेलेक्ट होने के लिए मेंटोर कर चुका हूँ इन डिफरेंट कोचिंग्स ऑफ बीकानेर। सो उसके बाद बड़े बच्चों को पढ़ाने के बाद अब एक स्कूल के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने ओरिजिनेट किया कि क्यों ना एक स्कूलिंग में आकर के इस चीज़ को नए सिरे से इनोवेट किया जाए। सर, ये चीज़ तो फैक्ट है कि एक इंसान थ्रू आउट हिज लाइफ एक स्टूडेंट रहता है, भले ही वो कितने भी लोगों के साथ में अपना नॉलेज शेयर करे। इनिशियली आपने MBBS किया, आपने खुद बहुत नॉलेज गेन किया, देन आपने बच्चों को पढ़ाया। नाउ व्हाई द यंग जनरेशन? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नितिन। जब मैं बड़े बच्चों को पढ़ा रहा था जो 11th और 12th के लिए कोचिंग कर रहे थे नीट और JEE का, सो इनिशियल ईयर्स में मैंने पाया कि बच्चों का फोकस स्टडीज के लिए बहुत ही ज्यादा था। यस, उतने स्मार्ट नहीं थे बच्चे, बट फोकस बहुत ज्यादा था। और हम सब जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फोकस और मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस उतना ज्यादा नहीं चाहिए, स्मार्टनेस अगर कम भी होगी तो चल जाएगा, बट फोकस और लेबर बच्चे से हमें ज्यादा एक्सपेक्टेड होती है। बट लेटर ईयर्स में, लाइक स्पेशली 2015 के बाद या कहें कि कोविड के बाद, कोविड इसमें एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। के बाद मैंने देखा कि जब से बच्चों के पास स्क्रीन टाइम अवेलेबल हुआ, जब से बच्चों को मोबाइल फोन्स का एक्सेस मिला, इंटरनेट का एक्सेस मिला, सो दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम ईच एंड एवरीवेयर और वो अपना फोकस स्टडीज के लिए बना नहीं पा रहे हैं। सो बच्चे स्मार्ट तो बनते जा रहे हैं बट कहीं ना कहीं अपना फोकस लूज कर रहे हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया बच्चों को पढ़ाते समय कि वो जब 10th क्लास अपना पास आउट करके आ रहे हैं तो वो साइंस और मैथ्स जैसे इंटरेक्टिव सब्जेक्ट्स को भी समझने की बजाय मगअप करके आ रहे हैं, यानी उनका रोट लर्निंग हुआ है स्कूल लेवल पे। वहां मुझे ये चीज हिट करी कि ये बच्चे अगर स्कूल लेवल पे बहुत अच्छे से ट्रेन किए गए होते, अगर इनको साइंस और मैथ्स को कुछ अच्छे तरीके से, इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया गया होता तो शायद ये JEE में बहुत अच्छा कर रहे होते या JEE या नीट का प्रिपरेशन इनके लिए उतना डिफिकल्ट नहीं होता। सो वहां से ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ, ये विचारधारा बनने लगी कि क्यों ना अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज या जो अपना टीचिंग का इंटरेस्ट है, टीचिंग के अगेंस्ट में जो एक परसेप्शन है, क्यों ना उसको यंगर किड्स में लेकर के जाया जाए। सो यहाँ से ये एक विचारधारा से डेवलप होनी स्टार्ट हुई। सो इफ आई एम राइट, तो आप एडवांस्ड माइंडसेट बच्चों को बहुत ही यंग एज में दे देना चाह रहे हैं, वो शुरू से ही उस चीज को लेके चले अपने। एक्चुअली जो बच्चे का सबसे ज्यादा लर्निंग का एज है, जो उसका ब्रेन डेवलपमेंट फेज है, वो तो बहुत यंगर एज है एक्चुअली। वो तो उसका जो एज अप टू एज 5 और 6 जो है बच्चे का, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग फेज होता है। और मोस्टली उस टाइम पर हम लोग बच्चे को एक प्रॉपर तरीके से, एक वेल प्रूवन तरीके से या साइंटिफिक तरीके से उसको नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और बाद में जाकर के 8th 9th क्लासेस में या 10th क्लास में जाकर के उसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट टाइप की स्टडीज को, जो साइंस और मैथ्स के जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको इम्पोज कर दिया जाता है बच्चे के ऊपर। अब वो उसको समझ नहीं पाएगा तो फिर वो सेकेंडरीली क्या करेगा, उसको याद करेगा, उसको रट्टा मारने की कोशिश करेगा, मगअप करने की कोशिश करेगा। तो सारी प्रॉब्लम वहीं स्टार्ट हो जाती है कि लर्निंग का ये पैटर्न ही चेंज करने की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि हम सारी साइंस या मैथ्स बच्चे को बहुत छोटी क्लासेस में ही पढ़ा दें। ऑब्वियसली उसको उसके ग्रेड के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाना चाहिए, पर जो पढ़ाने के तरीके हैं वो तरीके इनोवेटिव होने चाहिए, वो तरीके क्रिएटिव स्किल्स के साथ रिलेटेड होनी चाहिए। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने मुझे कि हम किसी चीज को होने से पहले ही रोक दें या उसको इम्प्रूव कर लें उसके ऊपर ही, तो हमको शायद उसको फ्यूचर में उसको ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ये एक तरह का काफी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, ये चीज मैंने फील की। तो जैसे अब आप एजुकेशन में तो हैं ही, काफी टाइम से हैं,
and now you're jumping onto the young generation. How do you plan to influence them? दिस इज एक्चुअली अ चैलेंज फेज, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस लेकर के आता हूँ दैट इज फॉर बिगर किड्स, और जब उसको यंगर किड्स पे इम्पोज करने की या इम्प्लीमेंट करने की बातचीत होती है, सो एक चैलेंज जैसा फील होता है ये। बट जो थॉट प्रोसेस मेरे पास है, या जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो नए तरीके हैं, जो क्रिएटिव तरीके हैं बच्चों को पढ़ाने के, जिससे वो बेटर चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, वो तरीके ऑब्वियसली हर बच्चे के अंदर मैं खुद इनकलकेट नहीं कर सकता। उसके लिए डेफिनेटली मुझे एक टीम की ज़रूरत है। सो जो राइजन में हमारे पास एक टीम है टीचर्स की, ट्रेनर्स की, बहुत ही यंग लोग हैं, और सभी लोग एक्चुअली खुद लर्नर्स हैं, क्योंकि जो आज लर्नर्स होंगे डेफिनेटली वो कल लीडर्स बनेंगे। सो हमारे टीचर्स या हमारी जो टीम है वो एक रिगरस ट्रेनिंग पीरियड से गुजरती है, कि जो थॉट प्रोसेस मैं लेकर के आता हूँ, जो थॉट प्रोसेस मेरी टीम डेवलप कर रही है, जो मेरी कोर टीम डेवलप करती है, मिस्टर ओपी गोदारा, मिस्टर कपिल आर्य, और हम लोग जो चीज़ डेवलप कर रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग बच्चों तक कैसे डिलीवर करें, तो उसके बीच का जो ब्रिज है डेफिनेटली वो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं। हमारा एक जो लर्निंग का जो पेडागोजी है वो बच्चों तक इनकलकेट किया जा सके। सो मैं इस चीज़ का क्रेडिट मेरी टीम को दूंगा कि मेरी टीम बहुत रिगरसली इस चीज़ पर वर्क कर रही है। आप कुछ ऐसा बनाना चाह रहे हैं बेसिकली जो आई थिंक हमारे जैसे छोटे शहरों में अक्सर जैसे देखने को नहीं मिलता। आप जो कर रहे हैं उस चीज़ को आप बहुत ही रिलीजियसली कर रहे हैं। आप उस चीज़ को ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने पर्सनली फील किया है कि इसकी ज़रूरत है इस लेवल पे। इज दैट सो? हाँ, एक्चुअली जो हमारा एजुकेशन का पैटर्न है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, उसको बहुत लंबे टाइम से चेंज नहीं किया गया है। अगर आपने सुना हो तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है, जो एजुकेशन सिस्टम है, दैट इज नोन एज लॉर्ड मैकालेज एजुकेशन सिस्टम, जो अंग्रेजों के जमाने में इम्पोज किया गया था हमारे ऊपर, और हम लोग आज तक रिलीजियसली उसी को फॉलो करते आए हैं। किसी ने भी एक इनिशिएटिव नहीं लिया कि इसको चेंज करने का एफर्ट किया जाए। फॉर्चुनेटली 2020 में हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ स्टेप्स लिए, और वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए, जो इस पुराने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए एक एफर्ट है गवर्नमेंट का। सो उसी सीरीज में हम लोगों ने अपने स्कूल में जो नए एजुकेशन मेथड्स हैं, एजुकेशनल किट्स के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना, जो रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कोडिंग है, इन नई विधाओं को, इन नई पद्धतियों को एजुकेशन के अंदर इनकलकेट करना, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया। और हम लोग ये प्रीच करते हैं कि हर बच्चा यूनिक है। हर बच्चा हो सकता है कि रोबोटिक्स में अच्छा ना करे, कोई एक बच्चा हो सकता है कि कोडिंग में अच्छा ना करे, बट हर बच्चा कोई ना कोई एक स्किल सेट डेफिनेटली उस लेवल पर सीख सकता है कि उसमें आगे जाकर के अपना करियर बना सकता है। दिस इज रियली ग्रेट एक्चुअली। सो आपने बात की कि आप IoT, रोबोटिक्स और ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, बट अबाउट द स्मॉल किड्स, तो आप हाउ डू यू प्लान टू इन्फ्लुएंस देम? आप उनके लिए कैसे अप्रोच बिल्ड करना चाह रहे हैं? बिकॉज आई डोंट थिंक नर्सरी या फिर 4-5 साल का बच्चा समझता है रोबोटिक्स का मतलब, उसके लिए शायद बोलना ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग दैट कि हम लोग नर्सरी क्लास के बच्चे को या LKG के बच्चे को कोई रोबोटिक्स करवाने वाले हैं या उसको कोडिंग करवाने वाले हैं। डेफिनेटली वो अपनी एज के साथ ही इनकलकेट करेगा उस चीज़ को। वो तो डेफिनेटली सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं हम लोग। सेकंड ग्रेड में सेकंड क्लास का जो बच्चा होगा, थर्ड क्लास का जो बच्चा होगा, वहाँ से वो चीज़ स्टार्ट होती है। बट मैं इसमें एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि इतने छोटे बच्चों के साथ चीज़ों को कैसे अलग तरीके से किया जा सकता है, स्टडीज़ को एक नॉन ट्रेडिशनल वे में कैसे किया जा सकता है। ये लर्निंग एक्चुअली, ये इंस्पिरेशन एक्चुअली अपने घर से ही आती है। कोविड के समय में मेरी बेटी का जन्म हुआ, और चूँकि कोविड था, स्कूल्स बंद थे, सो हम लोगों ने उसको होम स्कूल किया। और मुझे लगता है कि वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि उसे होम स्कूल किया, किसी स्कूल में नहीं भेजा हम लोगों ने। और जब स्कूल नहीं भेजा तो सारी जो उसकी लर्निंग की जिम्मेदारी थी, उसकी सारी पढ़ाई की जिम्मेदारी थी, वो हमारे ऊपर ही आ गई। सो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहला काम तो ये किया कि उसके साथ बेसिक फोनिक्स पे काम करना स्टार्ट किया। सिंपल इंग्लिश A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय ना पढ़ा करके फोनिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया, जिससे इंग्लिश का एक एक्सेंट प्रॉपर आ सके, इंग्लिश की रीडिंग, इंग्लिश की लर्निंग प्रॉपर आ सके। साइंस जैसी चीज़ों को सिखाने के लिए, जो जनरल अवेयरनेस जैसी चीज़ें हैं, इनको सिखाने के लिए भी किसी भी ट्रेडिशनल बुक का सहारा ना लेकर के, ज़्यादा स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बोर्ड्स का सहारा ना लेकर के, हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटी किट्स आती हैं मार्केट के अंदर, उन किट्स का हमने सहारा लिया और बहुत सारे उसको एजुकेशनल टॉयज़ ला करके दिए, बहुत सारी एक्टिविटी किट्स उसको ला करके दी। और हमने देखा कि उन चीज़ों को करने में उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था, और थोड़ा सा ट्रेन करने के बाद, थोड़ा सा उसके साथ एफर्ट करने के बाद वो खुद ही उन चीज़ों को करने लगे।
और उसका जो लर्निंग हुआ, जो चीज़ों को उसने सीखा, लाइक सिंपल ह्यूमन बॉडी कैसे काम कर रही है, कोई फिजियोलॉजिकल सिस्टम कैसे काम कर रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, तो इन सब चीज़ों को उसने एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखा। और वो जो लर्निंग थी वो हमें लगता है कि लाइफ लॉन्ग है, और वो उसके बिहेवियर में भी हम लोगों को नजर आता है। सो उसे जब देखा हम लोगों ने चीज़ों को इस तरीके से सीखते हुए, सो हमें लगा कि अगर हमारा बच्चा ये सब कर सकता है एक नए तरीके से पढ़ाने पर, तो क्यों ना इस लर्निंग को, जो हमारी लर्निंग हुई, क्यों ना इस प्रेशियस चीज़ को और बच्चों के साथ भी शेयर किया जाए। और तब ये स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है ओरिजिनेट हुआ कि क्यों ना इस पढ़ाई को बाकी बच्चों के साथ भी इस इनोवेटिव वे में किया जाए। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करूंगा आपकी कि बच्चे हमेशा से क्यूरियस होते हैं, उनको बस एक छोटे से स्पार्क की जरूरत होती है, उनको एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। एंड आई बिलीव ये सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट शायद आप अपने स्कूल में भी दे रहे हैं बच्चों को, राइट? यस, बिल्कुल, जैसा घर में हमने किया कुछ उसी को रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप हमारे क्लासरूम्स विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि दे आर फुल ऑफ एक्टिविटीज़। बच्चों को एक जगह पे बैठने के लिए हम लोग फोर्स नहीं कर रहे हैं, उनको एकदम फ्री एनवायरनमेंट दे रहे हैं। उनकी जो क्लासेस है वहाँ पर मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं और करिकुलम का पार्ट भी है एक्टिविटीज़। ऐसा नहीं है कि सिंपल ब्लैक बोर्ड टीचिंग किए जा रहे हैं। टीचिंग जो ट्रेडिशनल तरीका है टीचिंग का, उसके साथ वो एक्टिविटीज़, उनको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करने दे रहे हैं उनको, कि आप कीजिए, जितना मस्ती करनी है कीजिए, क्योंकि जितना वो उस फन वे में चीज़ों को सीखेगा उतना ही वो लाइफ लॉन्ग मेमोरी उसका बनने वाला है। सो डेफिनेटली वो माहौल हम बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं। हम छोटे बच्चों को साइंस लैब का एक्सेस दे रहे हैं, सिंपल बेसिक केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, सिंपल फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं उनको। सो जो क्यूरोसिटी उनका डेवलप हो रहा है, जो क्वेश्चंस बच्चों से निकल करके आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस अमेजिंग है और ऐसा लग रहा है देख करके कि कुछ बदल रहा है, समथिंग इज चेंजिंग इन बीकानेर। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। आई मीन दिस इज वेयर इट ऑल स्टार्ट्स। द इनोवेटिव एनवायरनमेंट मिलता रहे तो व्हाई नॉट, दे विल ग्रो। बट देन देयर इज दिस क्वेश्चन आई हैव, ये तो आपका विजन है, sometimes it's hard to convey this same idea to the parents. How do you get to that point कि आप उन पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते हो कि वो अपने बच्चे का फ्यूचर आपके हाथ में थे? डेफिनेटली चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी हद तक एक ट्रेडिशनल एजुकेशन के ट्रैप में हैं, क्योंकि पेरेंट्स की एजुकेशन खुद की भी उस ट्रेडिशनल तरीके से ही हुई है। सो उन्हें लगता है कि बच्चे ने अगर सब कुछ मगअप कर लिया है, मेरे बच्चे को पूरी किताब याद है, स्पेशली पीछे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं किसी भी चैप्टर के पीछे वाले, तो अगर वो क्वेश्चंस याद हैं तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। बट हमें पेरेंट्स को ये समझाना पड़ता है, हम समझा भी रहे हैं, कि जो मार्क्स हैं बच्चे के, जो उसके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स आ रहे हैं, वही कोई क्राइटेरिया नहीं है सफलता का। मेन चीज ये है कि बच्चा जो भी चीज पढ़ रहा है उसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बना पाए अपने आप से, एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाए, कि अगर उसने कोई चैप्टर पढ़ा है साइंस से रिलेटेड, या मैथ्स का चैप्टर पढ़ा है, या एसएसटी का पढ़ा है, या जनरल अवेयरनेस का पढ़ा है, सो उसका क्रक्स क्या निकलता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको इस चीज का, कि अगर आपने अपने बच्चे को 100 देशों की राजधानियां याद करवा दी, जैसे बहुत बच्चे याद कर लेते हैं, या पीरियोडिक टेबल लर्न कर लेते हैं बहुत छोटे छोटे बच्चे, सो वो सोशल गैदरिंग्स में बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा पूरी पीरियोडिक टेबल जानता है, उसको हजारों कंट्रीज की लैंग्वेजेस याद हैं। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो बच्चा ये समझता है कि कैपिटल का मतलब क्या है, कि अगर इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है तो कैपिटल का क्या पर्पस है, कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है। सो सिर्फ कैपिटल लर्न होना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स अगर आप लर्न कर रहे हो तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पीरियोडिक टेबल क्या है, उन एलिमेंट्स का क्या पर्पस है। सो कई बार कुछ चीज़ों को गलत एज में लर्न करना सही भी नहीं है, वो गलत है उस बच्चे के लिए। वो आपने डेफिनेटली उसको अनवांटेड इनपुट्स दे दिए हैं, उसको उसके ब्रेन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। सो हम लोग पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। मैं पिछले 6 महीने में करीब 500 पेरेंट्स से मिला हूँ, खुद 1-to-1 पेरेंट्स से मैंने बात की है, उनके साथ काउंसलिंग सेशन लगा रहे हैं हम लोग, और बच्चों के असेसमेंट टेस्ट भी ले रहे हैं, जिससे ये आइडिया लगे कि उस बच्चे की अभी क्या कंडीशन है, लर्निंग में, राइटिंग में, अपनी स्पोकन में वो बच्चा कहाँ है। और उससे भी ज़्यादा हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस कहाँ है अभी, क्योंकि वो बच्चे जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी नोटबुक्स के अंदर, जब वो 10-15 बच्चों के सामने उनको कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो वो एकदम से दब जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पा रहे, इवन अपने आप को इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं। सो वो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं और पेरेंट्स को भी अवेयर कर रहे हैं उसके लिए। देखिए, मोटिवेशन की जरूरत तो हर किसी को है, जैसे आपको मोटिवेशन चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए। सो पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना पड़ता है, ये अवेयरनेस उनके अंदर लानी पड़ती है कि हम जो कुछ नया कर रहे हैं एजुकेशन में उसको आप समझिए और अपने बच्चे की जिम्मेदारी हमें सौंपिए, और हम बच्चे में कुछ चेंज भी ला करके दिखाएंगे।
जो पेरेंट्स इस चीज़ के लिए अवेयर हो चुके हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपने बच्चों में ग्रोथ देखी होगी, हाउ आर देयर रिएक्शंस? एक्चुअली अभी बहुत ही कम टाइम में हम लोगों ने काफ़ी अचीव की है चीज़ें। मेरे पास रोज पेरेंट्स आ रहे हैं जो पहले बहुत क्रिटिकल थे इस चीज़ को लेकर के, काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि सर कैसे होगा, आपका तो एजुकेशन सिस्टम नया है, हमारा बच्चा तो ट्रेडिशनली पढ़ रहा था। बट अब वो अपने बच्चे को घर पे जब स्मार्ट क्वेश्चंस पूछते हुए सुनते हैं तो वो अमेज होते हैं कि मेरा बच्चा आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, मेरा बच्चा ये पूछ रहा है कि मेरी आइज़ जो है वो ब्लिंक क्यों होती है, मैं कोई भी एक चीज़ करता हूँ या मैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट्स पे पैर रख देता हूँ तो एकदम से मेरा पैर अलग क्यों हो जाता है, पैर को झटका क्यों लगता है। सो अब वो बच्चे स्मार्ट क्वेश्चंस पूछने लगे हैं घर पे। जब घर पे मैथ्स के क्वेश्चंस की बात होती है तो उन बच्चों के आंसर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो पेरेंट्स भी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि उनके बच्चे अब स्टैंड आउट कर रहे हैं, उनके बच्चे कुछ नया सीख करके आ रहे हैं स्कूल से। बच्चे के साथ 1-to-1 एफर्ट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। हर बच्चे की स्ट्रेंथ को भी केटर करना होता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग बने, उसमें वो और अच्छा करे, और अगर कहीं पर वीक है बच्चा तो उस वीकनेस को धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाए। सो राइजन में हम लोग यहाँ 1-to-1 काम करते हैं बच्चे के ऊपर, जिसको अपन पर्सनलाइज केयर कह सकते हैं। उस 1-to-1 जो बच्चे के ऊपर केयर होती है उससे एग्जैक्ट बच्चे का पोटेंशियल उभर करके आता है। सो आई बिलीव आपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लिया, नाउ यू हैव किड्स, तो आप इन बच्चों को एक होलिस्टिक अप्रोच देना चाह रहे हैं। सो हाउ डू यू प्लान टू डू दैट? होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है सबसे ज़्यादा मिसयूज किया गया वर्ड है स्कूल्स के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है अच्छी एकेडमिक्स जिसके साथ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, जो इंक्लूड करता है बच्चे का स्पोर्ट्स, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़, डांस, योगा, ओवरऑल फिटनेस, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे का मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, जिस पर जनरली काम नहीं किया जा रहा है, जो मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी मैं बिलीव करता हूँ कि इन सभी एक्टिविटीज़ का जो भी हमने अभी मेंशन किया, इन सभी एक्टिविटीज़ का एक स्मॉल इनपुट एकेडमिक्स के साथ हमेशा रहना चाहिए। हमेशा चीज़ों को साथ लेके चलना होगा आपको। सो इनका अगर डिसबैलेंस होगा इन चीज़ों का तो वो डेवलपमेंट होलिस्टिक नहीं होगा। लाइक अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डांस में ले रहा है और उस वजह से उसकी एकेडमिक्स अगर पिछड़ती है, सो वो होलिस्टिक की श्रेणी में नहीं आएगा। बच्चा एकेडमिक्स में भी अच्छा करे, बच्चा स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चे का कॉन्फिडेंस भी हाईएस्ट लेवल पे होना चाहिए, उसका इमोशनल वेलबींग बहुत अच्छा होना चाहिए। और अगर इन सब के साथ वो अपना स्पोर्ट्स करता है, आर्ट एंड क्राफ्ट करता है, डांस करता है, योगा करता है, इन सबको बैलेंस करके अगर चलता है, और डेफिनेटली ये बैलेंसिंग स्कूल से ही सिखाई जाती है बच्चे को। सो दैट इज नोन एज अ होलिस्टिक अप्रोच और होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ किड। लाइक आपके स्टोरी टेलिंग का काफी अच्छा तरीका ये मुझे लगा। आई कैन एक्चुअली फील व्हाट यू डायरेक्टर्स आर एक्चुअली प्लानिंग। आने वाले फ्यूचर में जब 15-20 साल बाद जब हम इनको यंग अडल्ट्स बनते देखेंगे, आई बिलीव दे विल मेक अ वेरी हाई टियर एंड अ वेरी एजुकेटेड सोसाइटी। बट देन देयर इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, अगर हमको इसी चीज को और ग्रासरूट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमको पेनिट्रेट करना हो इस आइडियोलॉजी को, तो डू यू हैव एनी प्लान्स अबाउट इट? सी नितिन, मैंने पहले भी क्वेश्चंस में आपको बताया कि एजुकेशन एक कल्चर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी हम लोग बीकानेर और टोंक जिले में देवली में ऑपरेट कर रहे हैं स्कूल्स अपने, और एक एज अ पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं इसको। डेफिनेटली इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही मोटिवेटिंग है, और इसी के साथ ये एक आइडियोलॉजी डेवलप होने लगी है कि इस तरह का स्कूल कल्चर नियर बाय सभी छोटे शहरों में या ब्लॉक लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीज़ सभी शहरों में नहीं जाएगी तब तक ये एज अ कल्चर डेवलप नहीं हो पाएगी। ये एक लोकलाइज एक प्रोडक्ट बन करके रह जाएगा। इसलिए हम लोग डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट स्टेट्स में भी इस चीज़ को आगे प्रोपेगेट करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम लोग ट्राई कर रहे हैं इसके लिए कि डिफरेंट सिटीज़ में भी अपने स्कूल्स बनाए जाए। तो अभी तक जो हमने बात की सर, यू डायरेक्टर्स, यू एज अ टीचर्स, आपका क्या प्लान है? मैं एक बात जानना चाहूँगा, लाइक व्हाट इफ आई वाज अ किड एंड अगर मैं स्कूल में आता तो मुझे किस तरह का एक्सपीरियंस देखने को मिलता थ्रू आउट द डे? मैं कितने बजे आता हूँ और कब जाता हूँ एंड बीच में क्या करता हूँ? आई वुड लाइक टू नो दैट। सो बच्चे के लिए यहाँ पर राइजन में जो एक दिन है वो बहुत ही जॉयफुल जर्नी होती है। बच्चे जैसे ही सुबह आते हैं, सबसे पहले आते ही सामने उनको सरस्वती माता की फोटो नजर आती है। सब बच्चे प्रणाम करते हैं, टीचर्स के साथ मीट एंड ग्रीट करते हैं, और टीचर्स भी पूरा प्रयास करती हैं, पूरा एफर्ट करती हैं कि बच्चे एकदम हैप्पी एंट्री लें अपने क्लासरूम्स के अंदर। उसके बाद हम लोग बच्चों से प्रेयर करवाते हैं। सब बच्चे इकट्ठे होते हैं ऑडिटोरियम में, और
हमारी जो प्रेयर्स हैं वो भी बहुत यूनिक हैं। अगर आप स्कूल में आएंगे, विजिट करेंगे तो आप हमारी प्रेयर्स भी देख पाएंगे, सुन पाएंगे। ये बच्चे को पॉजिटिव एनर्जी से भर देती है बिल्कुल मॉर्निंग टाइम में, ताकि पूरा दिन आपका अच्छा जाए। उसके बाद बच्चे अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं और पूरे दिन का शेड्यूल वो समझते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है। कुछ बच्चों का एक्टिविटी प्लान होता है तो वो अपनी अकॉर्डिंगली अपने एक्टिविटी रूम में जा करके उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं टीचर के साथ। कुछ बच्चों की कुछ अगर एकेडमिक क्लासेस प्लान है तो वो अपनी क्लासेस करते हैं। उसके बाद बच्चों को हम लोग यहाँ पर 2 तरह के लंच ब्रेक्स दे रहे हैं, एक फ्रूट ब्रेक भी कर रहे हैं बच्चों का, और बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप कभी भी अनहेल्दी स्नैक्स बच्चे को लंच में ना दें। सो इस तरह से हम लोग इतना डीप रूट पे जाकर के काम कर रहे हैं कि बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहना चाहिए, तभी एजुकेशन अच्छा हो पाएगा। और इस तरीके से बच्चा पूरे दिन पढ़ाई और एक्टिविटीज और फन को मिक्स करते हुए चलता है, उसके एक प्रॉपर ब्लेंड में लेकर के चलता है उसको। एक बहुत ही मजेदार दिन बच्चे का बीतता है। आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि एज ए किड इतना कुछ करने को रहता है पूरे दिन, एंड इट्स वेरी थॉट आउट जर्नी। फन को एक तरफ रखते हैं, हाउ अबाउट द कॉन्फिडेंस? लाइक बच्चों में अगर हमको कॉन्फिडेंस देखना है, आप जो एक इमेजिनेशन लेके चलते हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग कर पाए या अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाए, हाउ डू वी प्लान टू स्पार्क दैट इन अ किड? सी इट्स एक्चुअली ए लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि जो बच्चे टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज़ के होते हैं वो उतना कॉन्फिडेंट इन जनरल नहीं पाए जाते। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसके लिए हम लोगों ने सैटरडेज को कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की हुई हैं। हर सैटरडे यहाँ पर ओपन माइक सेशंस होते हैं, जहाँ पर हम लोग बच्चे को एक टॉपिक देते हैं। पूरे वीक में टीचर्स उस टॉपिक को बच्चे को प्रिपेयर करवाती हैं और बच्चा उस टॉपिक के ऊपर 5, 7, 10 मिनट तक कुछ ना कुछ बोलता है। हम उसको इतनी फ्रीडम दे रहे हैं कि आप वो हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए, आप चाहे मिक्स लैंग्वेज में बोलिए, ताकि कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। सामने आपके 100-150 बच्चे बैठे हुए हैं, आप जब उनके सामने कुछ बोलते हैं तो आपको मज़ा आता है, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी करवा रहे हैं। बिल्कुल स्मॉल टॉपिक्स पे बच्चे से डिबेट करवा रहे हैं। एक बच्चा किसी टॉपिक के फेवर में बोल रहा है, एक उसके विपक्ष में बोल रहा है, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाता है, क्वेश्चन कर पाता है, बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर पाता है उसमें। सो थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें जान के कि आपके आइडियाज़ बहुत ही प्रोग्रेसिव एंड फ्यूचरिस्टिक हैं, एंड आई बिलीव ये हमारी आने वाली जनरेशन को फ्यूचर जॉब्स एंड कंट्री के ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। एज एन एजुकेशनिस्ट आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ एज एन एजुकेशनिस्ट नहीं, मैं एज अ पेरेंट, एज अ फादर भी बीकानेर के पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहूँगा। स्पेशली जो हमारे यंग पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 3 साल से 12 साल की उम्र के हैं, उन्हें मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने बच्चे की पढ़ाई को सीमाओं में मत बांधिए। एक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में ना जाएं, और जो नए एजुकेशन के तरीके हैं, जो नए एजुकेशन सिस्टम्स हैं, जिसको हम लोग 21st सेंचुरी एजुकेशन या जो फ्यूचरिस्टिक एजुकेशन है, जो नई स्किल बेस्ड एजुकेशन है, जो अब इंडियन गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, सो अपने बच्चों को उस एजुकेशन का हिस्सा बनाइए, ताकि वो आगे चल करके नए स्किल सीख पाएं और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएं। Thank you so much, sir, for joining us. It was really nice having you here.